इंस्टीट्यूट आइजम्स के छात्रों की तरफ से, और वो इसलिए क्योंकि हम स्वागत कर रहे हैं AIMIM के नेता, 5 बार के सांसद, 2 बार के विधायक असदुद्दीन ओवैसी का। तालियां बजाइए जोर से जरा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ 5 बार के सांसद और 2 बार के विधायक नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता नहीं माने जाते, दुनिया भर में कहा जाता है 50 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। और देखिए, इसीलिए हमने पीछे यहां जो मंथन में टाइटल दिया है वो अकेला योद्धा ओवैसी दिया है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया गठबंधन। ओवैसी साहब कभी इंडिया गठबंधन से लड़ते हैं, कभी एनडीए गठबंधन से लड़ते हैं, जहां भी हो बस कूद जाते हैं। तमाम तरह के आरोप भी इन पर लगते हैं। कोई कहता है बीजेपी की तरफ से, उनकी बी टीम की तरफ से खेलते हैं, बी टीम बनकर। एनडीए वाले कभी आलोचना करते हैं, कभी स्वागत करते हैं। समझ नहीं आता ओवैसी साहब आपकी राजनीति के बारे में, एनडीए और इंडिया अलायंस की राजनीति में ओवैसी साहब कहां खड़े रहते हैं? यही से शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो दोनों के खिलाफ हूं, और मेरा तरीका ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में एक साथ लड़ें और फिर उसके बाद बिखर जाएं। तो इस एतबार से तो मेरे अप्रोच में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है, और इसमें कोई दोहरा चेहरा नहीं है। तो बीजेपी से आरएसएस जो असल उनका चेहरा है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते। और वहीं पर आप अभी इंडिया अलायंस बोलिए, क्या जो भी बोलें, आप देखिए जो 6 महीने पहले आप लोग मिलकर लड़े, बड़े बड़े बातें किए, अब फिर आप बिखर गए। तो इस एतबार से तो मैं बचा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि राजनीति थोड़ी देर में आऊं। पहले मैं ओवैसी साहब देख रहा हूँ कि बड़े फिट लग रहे हैं। आपका वो वीडियो जहन में आ जाता है जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे, बहुत वायरल हुआ था वीडियो। वो समय निकाल लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए ओवैसी साहब? थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को फिट रखने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए, मेंटली अलर्ट रहने के लिए। तो हफ्ते में कभी 2-3 बार 40 मिनट कर लिए, बस ये काफ़ी है। घर में ही करते हैं? हाँ, घर में करते, कभी बाहर रहे तो बाहर वॉकिंग कर लिए तो काफ़ी है, ठीक है। तो वो जो जिस जिम का वीडियो वायरल हुआ था वो घर में ही है आपके? हाँ, घर में ही है, घर में। पर्सनल जिम बनाया हुआ ओवैसी साहब ने? नहीं, जिम नहीं है, एक रूम है बस, जो वहाँ पर आप जाइए, करके जल्दी निकल जाइए, वो जो भी है। यानी शौक है आपको फिटनेस का? शौक नहीं है ऐसा, उसमें उतना ज़्यादा शौक नहीं है, मगर अपने आप को फिट रखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ओके। नहीं, इसलिए भी कहा ना ओवैसी साहब, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी बार बार तमाम मसले आप पर अटैक तक हुआ। क्या उसके बाद से ज्यादा थोड़े से सतर्क हुए हैं क्या? नहीं, मेरा मानना यह है कि हमको बचपने में हमारी अम्मा ने सिखाया था कि वो हमको बताती थी कि हज़रत अली ने कहा था कि मौत एक ऐसा किला है, जब तक अल्लाह नहीं चाहता वो किले में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। तो हज़रत अली का ये फरमान है कि मौत एक किला है, और अल्लाह, हमारा मानना है कि अल्लाह हर एक के लिए 1-2 फरिश्ते मुकर्रर करता है उसकी हिफाजत के लिए। अब जिस दिन वक़्त आ गया तो फरिश्ते चले जाते हैं, आपको अल्लाह के पास जाना है। तो दुनिया में जो भी आया जाना है उसको, एक दिन कोई रुकने वाला नहीं है यहाँ पर। तो जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी हुई है वो उतना जिएगा, जितना उसको रिस्क और इज़्ज़त मिलना है उतना मिलेगा, बाकी का सब चले जाएंगे। कौन यहाँ पर रहने के लिए आया है? बस कुछ एहतियात तो पहले से ज्यादा बरतते होंगे, क्योंकि एक बार नहीं हुआ हमला, पर कई बार हुआ है। तो आप पॉलिटिक्स में रहकर, अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिक्स में रहकर आप कितना अपने आप को बचाएंगे? मेरे ख्याल से अगर आप ऑनेस्टली देखें तो सबसे अच्छी सिक्योरिटी अगर है, माने हर एतबार से कवर्ड है, तो सिवाय प्राइम मिनिस्टर के सब पॉलिटिशियंस वल्नरेबल हैं। आप कोई दीवाना आदमी कोई चीज करना चाहेगा तो कहाँ रोक सकते हैं उसको? आप नहीं रोक पाएंगे। तो प्रचार में अभी भी कहीं भी पूरे देश में जाते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन जो अपनी पार्टी से कमिटेड होता है, तो 1 बार 2 बार होने के बाद बोलता है कि भाई अब ठीक है, अब काम तो करना है, कोई रुकेगा नहीं उसमें। तो अगर कोई ये लोग समझते हैं कि कोई रुक जाएगा, कोई छुप जाएगा, तो मुश्किल बात है, वो नहीं हो पाएगा। कभी डर नहीं लगा ओवैसी साहब को? नहीं, डर का क्या है, हकीकत है। मानक साहब, आपको हमको जाने का है ना,
तो किस तरह जाएंगे आप, वो देखना चाहिए। आप किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, और जिंदगी गुजारना है तो अपने उसूल पे गुजारिए। अब किसी को पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। भाई आपको एक काम करना है एज एन एंकर, मुझे भी एक काम करना है एक पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। तो डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए जो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है, और माँ बाकी ये दुनिया वालों से, इंसानों से क्या डरना। कौन लोग हैं ओवैसी साहब, कौन है जो आपको आपके काम से रोकना चाहते हैं, आप पर बार बार हमले करते हैं? सोचा है कभी आपने? नहीं, सवाल मेरा नहीं है। सवाल यह है कि जो इस देश की संविधान को नहीं मानते, जो इस देश के कानून को नहीं मानते, जो समझते हैं कि वो खुद तय करेंगे कौन जिंदा रहेगा, किसको हम नापसंद करेंगे, किससे नफरत करेंगे, तो बजाय डेमोक्रेटिक तरीके से आप इख्तलाफ करें, वो समझते हैं कि हम इनको ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। मगर ये सब चीज़ें अब क्या है ना, अब क्या ये चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम हमारे वतन अजीज़ में ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं कि इस तरह के लोगों को हिम्मत मिल रही है। इस तरह के लोग ये समझते हैं कि हम जो चाहे करेंगे। तो अनफॉर्चुनेट है, बट ये एक रियलिटी है, तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की, कि इस तरह के लोग जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उनको ये समझते हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है। ओवैसी साहब नमाज पढ़ते हैं, और क्या रोज पढ़ते हैं या जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं? अब मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है। नमाज आप पे फ़र्ज है, और नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर आप सफ़र में रहते हैं, यानी 70 किलोमीटर्स के ऊपर जा रहे हैं, तो नमाज कम हो जाती है। अगर आप बीमार भी है, तो आप लेटे हुए हैं, तो आप इशारों से पढ़ सकते हैं। तो नमाज इम्पोर्टेंट है मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए, और पढ़ना फ़र्ज है, और सबको पढ़ना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। और मस्जिद वगैरह जा पाते हैं? हाँ, मस्जिद जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं। मौका मिला मस्जिद बराबर जाते हैं, नहीं मिला तो जहाँ है वहाँ पढ़ लेते हैं। ओके, मैं पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ। बाकी कुछ और एक सवाल हैं आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए, हाँ। बाद में पहले राजनीति पर आते हैं। देश के हालात ओवैसी साहब, क्योंकि आप लगातार कई सालों से कह रहे हैं वही जो इंडिया अलायंस कहता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद और हाल में जो 2-3 चुनाव हुए, उसमें भी एनडीए को बहुत बड़ी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में मिली। अभी भी आप मानते हैं कि देश के हालात बुरे हैं, देश सही दिशा में नहीं जा रहा है? देश को जिनको सत्ता मिली है, वो देश को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं आप देख लीजिए। आप महाराष्ट्र की मिसाल देते, वहां पर उनका एक मंत्री है, वो कहता है ईवीएम, एवरी वोट मुल्ला। अब वो मंत्री है, और उससे पहले उन्होंने कई हेट स्पीचेस दिए, उनके ऊपर सिर्फ एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग उनकी नहीं हुई। तो जो लोग सत्ता में हैं और उन्हीं के लोग इस तरह की बकवास बकते हैं, तो उनके खिलाफ कानून काम नहीं करता है। तो इससे आप पुलिस में या लॉ एंड ऑर्डर में कितना कॉन्फिडेंस आप पैदा कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर संभल की मिसाल दूंगा। वहां के जो सीओ साहब है, वो एक रिलीजियस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वर्दी पहनकर। आप बताइए फिर इसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? ये आम आदमी को इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस लॉ एंड ऑर्डर में? आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट से पास एक्ट है, मगर कोई भी लोअर कोर्ट जाकर उसके खिलाफ कुछ ऑर्डर ला लेता है। तो कोर्ट्स क्यों नहीं पार्लियामेंट के कानून को, लोअर कोर्ट्स खास तौर से पार्लियामेंट के इस लॉ को क्यों नहीं मान रही है? लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, और उसको मानना कोर्ट्स का काम है। अगर कोर्ट्स के पास कोई जाता है कि नहीं ये गलत है, तो कोर्ट तय करे, मगर वो लॉ है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। पंजाब में आप देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनके बड़े नेता। क्यों वहाँ पर उनको बैठना पड़ा? अगर वहाँ की किसानों को अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर अगर भरोसा होता तो वो बैठते नहीं थे। तो वो भी एक हमारी डेमोक्रेसी की एक कमजोरी नजर आ रही है वहां पर। मतलब आप लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं आपको एक जनरल, आप देश की बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे किसानों की, तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, आपने लोअर कोर्ट्स का जिक्र किया, आपको लगता है लोअर कोर्ट्स भी गलत कर रही हैं?
और किसी के प्रभाव में काम कर रही हैं? क्या आपका नहीं, आरोप नहीं, ये है? मेरा आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हाँ, हैं? मेरा सिर्फ मानना यह है कि जब पार्लियामेंट एक एक्ट बनाता है, कानून बनाता है, तो लोअर कोर्ट्स को उस कानून को मानना चाहिए। और अगर कोई उस कानून को चैलेंज कर रहा है तो बिल्कुल कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। मगर जब आप उस कानून को रखते हुए आप इस तरह का अगर कोई ऑर्डर पास करेंगे तो फिर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या होगा? देखिए, हमारे देश में थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मैं अपना काम करूंगा, कोर्ट अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कमजोर होती जा रही है, जो हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से अगर लोअर कोर्ट्स कुछ पिटिशंस को एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके हिसाब से सर्वे का ऑर्डर दे रही हैं, तो ये तो डिबेटेबल है। हमने इस पे बहुत डिबेट भी की है पहले। जी जी। चंद्रचूड़ जी का स्टेटमेंट भी है, टिप्पणी है, उसे ऑब्जर्वेशन कह दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर तय करने के लिए पिटिशन एक्सेप्ट की जा सकती है, चेंज नहीं कर सकते। नहीं, वो तो उन्होंने उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, उससे डैमेज हो गया। मगर लीगली अगर आप देखें तो वो उस जजमेंट का हिस्सा नहीं था, एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका। और ओरल ऑब्जर्वेशन को आप एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बनाकर ऑर्डर नहीं दे सकते। और इसीलिए वो बेचारे रिटायर हो गए, मगर अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर टीवी चैनल पर हर 10 दिन 15 दिन के बाद आपके पास भी नहीं आना चाहिए उनको, अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब फुला नहीं था। आपका मतलब नहीं था तो जब आप खुद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस में आप जज हैं और बहुत से लीगल जूरिस्प्रूडेंस के जो माहिर हैं, उनका ये ख्याल है कि जजमेंट उन्होंने लिखा, उन्होंने उसको नॉन डिट्रोगेशन कहा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, उसको बेसिक स्ट्रक्चर से मिलाया। फिर उनको वो बात कहने की क्या जरूरत थी जब वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जज हैं और उन्हीं के पास आया तो आप इस तरह की बात करते। फिर आज आप बात में बोल रहे नहीं नहीं मेरा सही है, वो उनका बोलना इस हद तक सही है कि वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन था, मगर वो लॉ है पार्लियामेंट का बनाया हुआ, उसको फॉलो करने की बेहद जरूरत है। वरना देखिए, हम 1947 में जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा था बौद्ध के समाज का, तो वो रहेगा। अगर आप जाएंगे 500 साल पहले क्या था, तो फिर कोई बुद्धिस्ट उठ के बोलेगा कि भाई 2500 साल पहले क्या था, कोई जैन उठ के बोलेगा फिर 3500 साल पहले क्या था। हम कहां जाके रुकेंगे? एक तो बंद करना पड़ेगा ना उसको कि भाई 1947 15 अगस्त को ये चीज, जो चीज थी वो रहेगी और वो देश के हित में है। मगर अगर आप जाएंगे नहीं 500 साल पहले ऐसा था, 1000 साल ऐसे पहले आता, तो फिर कोई उठकर ये कहेगा कि भाई जितने ये सब लोग हैं ये आर्यंस हैं, आप कहां से आए बताइए। कोई बोलेगा कि देश आपका है कि चलिए डीएनए, कहां जाकर रुकेंगे? अब तो आपने राहत की सांस ली होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उन लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पर और वो केस सुन रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला आया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे तनाज़े, इससे कंट्रोवर्सीज, अननेसेसरी गैर जरूरी मासूम 5 लोगों की जानें चलेगी संभल में, और एक तमाशा बना हुआ है वहां पर। ओवैसी साहब, क्या जो हिंदू पक्ष दलील देता है कि मुगलों ने, खासतौर से कुछ आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी, आप उस थ्योरी में यकीन ही नहीं करते? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी ही नहीं? तो फिर पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुष्पमित्रा संघा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कश्मीर में एक हिंदू राजा थे, मैडम आपके पढ़ाती हैं वहां आपके पास, उनसे पूछ लीजिए। कश्मीर में एक राजा, कुछ नाम था उनका, कंश था, उनके पास एक फौज थी। उसका काम यह था कि सब जाकर मंदिरों को तोड़ो। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? आप कहां जाके रुकेंगे भाई? आप किसके स्पोक्स पर्सन है आप? चलिए बता दीजिए कि ओवैसी तो हो गया इनका, पुष्पमित्रा संघा के स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए हमको। जो बुद्धिस्ट समाज के आपने जिन रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया, उसको तब्दील कर दिया, उसका स्पोक्स पर्सन कौन है बताइए? कहां जाके रुकेंगे आप? आप विकसित भारत की बात करते हैं, सुपर पावर बनाएंगे भारत को, क्या कितने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इससे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी? हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं उसे पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? पीछे छोड़ने का नहीं है, हिस्ट्री है, उसको मैं नहीं कह रहा हूं। मगर जब आप एक कानून बना चुके हैं, आप उस कानून के स्पिरिट को तो मानिए।
मतलब आप इस थ्योरी को नकार नहीं रहे ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी? भाई मंदिर तोड़े गए तो कितने तोड़े गए वो भी तो बताइए हमको। जो हिस्टोरियन जो बोलते हैं वो कितने हैं, 10 या 15 होंगे। अब आप जाइए कितने जैन के मंदिरों को तोड़ा गया। अभी भी गुजरात में लड़ाई हो रही है एक मंदिर के ऊपर। कितने बुद्धिस्ट समाज के रिलीजियस प्लेसेस को चेंज कर दिया गया। चलिए बताइए हमको। अगर यही करना है तो शुरू कर दीजिए, हर जगह खोदना शुरू करिए। अगर दिल्ली में मैं खोदना शुरू करूं, नीचे चले जाऊं तो कुछ ना कुछ निकलेगा। और मैं आकर असउद्दीन को कहेगा कि हाँ नहीं बाबा, यहां पर खाने जहां खां मेरे अब्बा थे, मेरी जमीन हो जाएगी वो। बताइए कुछ तो होगा ना। कहीं आपके स्टूडियो में कोई ऑर्डर लाके बोलेगा मैं यहां पर खोद दूंगा, यहां पर जरूर कुछ निकलेगा, मेरी हो जाएगी क्या? ये देखिए, ये पागलपन का खात्मा कहां होगा? मगर ये पागलपन नहीं है, ये इस मैडनेस के पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि इन नौजवानों को जो असली मुद्दे हैं देश के, इन नौजवानों में 45% बेरोजगारी है, 45% बेरोजगारी है। तो इनको हाथ में दे दो ये इशू, जिंदाबाद करते रहो। मतलब आप कम से कम नरसिम्हा राव या कांग्रेस की उस समय की सरकार का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था उसका आप स्वागत करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने वो अच्छा काम किया था और आज भी वो कानून रहना चाहिए। अब अगर आप उस जमाने में जाएंगे तो 1948 में कौन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कि रातों रात वहां पर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई? कौन कलेक्टर था जो बाद में जनसंघ से एमपी बन गया जिसने पूजा अलाउ कर दी? कौन होम मिनिस्टर था जिसने वहां पर राम मंदिर की पूजा शुरू की? कौन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री था, ताले खोले गए? तो ये एक तो लंबी तारीख है ना, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। पर कांग्रेस ने अच्छा काम तो किया था ना। वो जैसे शाह बानो वाला फैसला पलटा राजीव गांधी ने, उसके बाद ये नरसिम्हा राव सरकार का ये कानून। लोग ये नहीं बोलते आपको कि शाह बानो का जो जजमेंट लॉ बना उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ना। जो कानून बना शाह बानो का, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने कुछ अच्छे काम मुसलमानों के लिए किए ना, उनकी तो आप तारीफ कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आपको पार्लियामेंट में मैंने जो स्पीच दी, ये हम लोग संविधान दिवस के दिन, शायद बहुत से कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे वतन में कश्मीर में 1962 दिसंबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक यानी उनका बाल वो चोरी हो गया। पूरे देश में दंगा हुआ। 64 जनवरी में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को मौजूदा बांग्लादेश में फोर्सिबली ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका? आसाम और त्रिपुरा से जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 35 से 40 हजार मुसलमानों को या तो पाकिस्तानी कहकर नोटिस दी गई, ढकेल दिया गया। कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? इतने कम्युनल राइट्स जो हुए पंडित नेहरू के जमाने से लेके अब तक, पूरा लिस्ट है सबके सामने। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। देखिए, जब आप अच्छा काम किया तो कोई एहसान नहीं किए। मानक ने अगर शो अच्छा किया तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं। मगर आप जब हुकूमत बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको इस गरीब जनता ने धूप में सर्दी में खड़े होकर बड़ी उम्मीद और ख्वाबों से वोट दिया कि आप कुछ देश के लिए करेंगे। आप जब उस जगह पर पहुंच जाते तो आप एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे? अगर नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, तो उनकी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और जब हिस्ट्री उनकी लिखी जाएगी तो हिस्टोरियन का कलम बड़ा आजाद होता है, और वो कलम से जब लिखेगा तो कागज उनके कारनामों से काला होगा। आप जब बीजेपी पर हमला करते हैं, उतना ही तीखा हमला आप कांग्रेस पर भी करते हैं, जबकि आप ये मानते हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। अगर आप मानते हैं तो फिर आप उनके बुरे काम गिनाते हैं मुसलमानों के लिए। अच्छे काम मैं गिनवा रहा हूं, नहीं, आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे। देखिए, अच्छे काम आप बात जब कर रहे हैं ना, मैं मुसलमानों के लिए सुन लीजिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट किसने बनाया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को किसने स्ट्रांग किया? चिदम्बरम ने किया। मैं यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, मैं उसकी खुल के मुखालिफत की, उसके खिलाफ वोट दिया। फिर जब
अमित शाह होम मिनिस्टर बने 2019 में, पहला बिल लेकर आए यूएपीए को और उन्होंने अमेंडमेंट किया। किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी में। आज वही लॉ के तहत कितने दिल्ली के बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, 5-5 साल, 4.5 साल। बताइए आप क्या बोलेंगे इसको? तो भाई जो सच्चाई है, देखिए किसी की आप तारीफ जब करते हैं ना, तो हाँ ये अच्छा हुआ है और ये इनके गलत कारनामे थे। ऐसा लग रहा है पछतावा है असदुद्दीन ओवैसी के मन में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का। 2008 में सपोर्ट किया था ना आपने? नहीं, 2004 से 2012 तक वो जो फेमस न्यूक्लियर डील हुई थी, उस वक्त भी हम सपोर्ट किए। अब नहीं मालूम वो न्यूक्लियर डील का क्या हो रहा है, किधर है। आपको पछतावा है क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने का? नहीं, कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम अपनी पूरी पार्टी, हमारी फैसला ली थी, हम सपोर्ट किए। जो गलत हुआ हो तो गलत तो बोलना सपोर्ट पड़ेगा। क्यों किया था ओवैसी साहब ने कांग्रेस को? यूपीए में क्यों शामिल हुए थे? इसलिए शामिल हुए थे कि 2002 का जेनोसाइड हुआ था गुजरात में मुसलमानों का, और पूरे मुल्क में ये ख्वाहिश थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको रोकने में नाकाम साबित हुए। ग्राहम स्टेन्स का उड़ीसा में उनकी फैमिली को जिंदा जला दिया गया। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होना चाहिए, ये सब चीजें थी। उसको देखकर एक फैसला लिया गया था कि चलिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम बने, बड़े शरीफ आदमी थे, उन्होंने अच्छा काम भी किया, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी उन्होंने बनवाई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उन्होंने बनवाया। उनका जो पहला टर्म था बहुत अच्छा था, सेकंड टर्म में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। तो आपने कब यूपीए से अपना रिश्ता तोड़ा? 2012 में। 12 में। और वजह क्या रही? ट्रिगर पॉइंट क्या था? ट्रिगर पॉइंट ये थी कि उस वक्त के अर्सवाइल आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट्स हो रहे थे। एक वक्त ऐसा आया हैदराबाद में कि रात में जो कोई लोग मैरिज को जाते थे और निकलते थे, तो ऑटो में एक ग्रुप था, जाकर चाकू मार के भागता था। तो 8, 9, 10 दिन तक कंटिन्यूस कहीं ना कहीं स्टैबिंग्स हो रहे थे, और हम बार बार इनसे कह रहे थे कि रोकिए इन चीज़ों को, रोकिए आप। और बहुत लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया जब ये किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी वहां पर। उस वक्त वो बाद में बीजेपी में चले गए, फिर अपनी पार्टी बनाए, पार्टी का निशान उन्होंने चप्पल लिया, और फिर उसके बाद अब दोबारा कांग्रेस में आ गए। लेकिन ओवैसी साहब, उसके बाद से, यूपीए से जब आप अलग हुए, उसके बाद से तो आप बार बार कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से कह रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, हमें भी ले लीजिए, और कोई भी आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। नहीं, हम कोई, आप तो बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भी साथ लीजिए। देखिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं ना, हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी या आसमान मेरे सर पर गिर जाएगा। जब आप जैसे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं उनके साथ, तो हम आपको जवाब देते हैं कि उनको पूछिए क्यों नहीं हमको साथ लेते। पूछ लीजिए उनको, हमको क्यों नहीं साथ लेते। वो उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के फायदे के लिए हर चुनाव में उतर जाते हैं। बिल्कुल सही। बीजेपी की बी टीम है, हिंदू मुसलमान करते हैं, हाँ, और बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में मैं एक पार्लियामेंट की सीट नहीं लड़ा, पूरे बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब पूरे इंडिया अलायंस मिला हुआ था क्या मोदी के साथ? मैं एक सीट नहीं लड़ा। महाराष्ट्र में आपने जिता दिया, तो क्या आप मिले हुए थे? देखिए, बोल हम बहुत सकते हैं, मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ही चौधरी हैं सेकुलरिज्म के, और आप ही झंडा उठा रहे हैं, और आप ही संविधान बचा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को ज्यादा लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पर किसी को मारा जा रहा है, तो दो समाज है, दलित और मुसलमान। अब तो लिंचिंग, इंडिया और हिंदी डिक्शनरी में वर्ड लिंचिंग आ चुका है, मालूम आपको? अब डिक्शनरी में आ चुका है। क्यों आ चुका है? यही वजहों से। तो भाई, तो कानून भी आ चुका है जेल, नहीं, जेल में कौन है? नहीं, लिंचिंग का कानून कहाँ आया? कहाँ है? तो ये बीएनएसएस में वो बनाए हैं, मगर उसमें भी बहुत से इफ्स एंड बट्स कर दिया बीजेपी की सरकार ने। अब ओवैसी साहब, बात सिर्फ चुनाव में उतरने की नहीं है, उम्मीदवार उतारने की नहीं है। पूरे देश में घूम घूम के, मीडिया में, सोशल मीडिया में आप बहुत पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत फॉलो भी करते हैं। आप वो सारे मुद्दे उठाते हैं जिनको बीजेपी लपकती है। विपक्ष कहता है अब इंडिया अलायंस की ये बीजेपी को फुल टॉस पे फुल टॉस देते हैं। सारे ऐसे मुद्दे जो बीजेपी की पिच के मुद्दे हैं, बताइए, और बीजेपी उन पे चौके छक्के मारती है। आप एग्जांपल दीजिए, मैं बताता हूं। बताइए कौन से हैं? आप सारे हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मानक साहब, आप एग्जांपल दीजिए ना। चलिए,
एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको भाई बताऊं। जो मुद्दे बीजेपी उठाती है कौन से? बिल्कुल वही मुद्दे आप मुसलमानों की तरफ से उठाते हैं। कौन से भाई, मुझे बता तो दीजिए। ये तो एक जनरल बोल रहे, एक स्पेसिफिक, एक 5 एग्जाम्पल दीजिए मुझे। एक 5 एग्जाम्पल देके मुझे बताइए क्या हुआ है। यहां पर दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, केजरीवाल और मोदी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। दोनों वही जबान की बात करते हैं, वही आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वही बात करते हैं, जो उनको कोई फर्क नहीं है। आपने राहुल गांधी को छोड़ दिया इसमें। अब वो तो उनके साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में, जब तो गले लपेट कर हाथ उठा कर जनता को बता रहे थे। अब क्या हुआ? अब अचानक इतनी दूरी क्यों पैदा हो गई? तीनों एक जैसे हैं, केजरीवाल, मोदी, राहुल, आप तीनों को एक ही। देखिए, इंडिया अलायंस के तक मैं बात कर रहा हूं। इंडिया अलायंस में तो सब साथ थे ना पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया नहीं मालूम। ये ऐसी कौन सी लव स्टोरी है कि सिर्फ 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद दोबारा फिर आप? ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप आजकल कानूनन अलाउड है, मैं उसके खिलाफ हूं, मगर पॉलिटिक्स में भी आ चुका है, तो ये नहीं मालूम था मेरे को। अब देखिए, दिल्ली में आपने जो उम्मीदवार उतारे, एक उदाहरण ये है, आपने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिन पर दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप हैं, जेल में है दंगों के आरोप में। आप ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे, दिल्ली का चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी उसे भुनाएगी और बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं और सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा, ये आपके ये पूरे स्टूडेंट्स हैं, ये जानते भी होंगे कि 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस बुक हुआ था। बिहार मुजफ्फरपुर से जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़े, जीत गए। और अब आप ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, 6 महीने ससुराल में रहकर आए, यानी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जेल को बोलते हम लोग। 13 महीने सिसोदिया ससुराल में रहकर आए। जैन साहब तिहाड़ जेल में यात्रा कर आए। अच्छा, फिर आप देख लीजिए कि एडीआर की रिपोर्ट है कि 251 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके 170 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग। बीजेपी में 240 में 94 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस में 49 केसेस हैं और 32 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस। समाजवादी के ऊपर 17 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। यूपी के बीजेपी के पास 111 में 44% क्रिमिनल केसेस हैं। तो कानून अलाउ करता है ना मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं हम। और जब मेरा मानना है कि कोर्ट इंसाफ करेगा, चाहे ताहिर हुसैन हो या शिफाउर रहमान हो, इंशाल्लाह बराबर कोर्ट उनसे इंसाफ करेगा और सच्चाई सामने आएगी। मगर वो जो कानून में वो लोग आज मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो यूएपीए कानून है। बताओ, क्या केजरीवाल ने और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के इस कानून की तायीद की थी? नहीं की थी। आप बताइए ना देश को, ये यूएपीए कानून को आपने सपोर्ट किया था, नहीं किया था? मतलब मसला यही हो वैसी साहब, क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अरे भाई, जहां आप सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे। नहीं, इसमें गुनाह क्या है? देखिए, अगर मैं सबसे कमजोर की बात कर रहा हूं जो इस देश में है, और कमजोर से मतलब इंपेरिकल एविडेंस है, उसका इंपेरिकल एविडेंस है, पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है। एनएसएसओ का डेटा है, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, आखिरी सेंसस जो हुआ था वो भी चलो दूर हो गया, एनएसएसओ का डेटा है। लेकिन ओवैसी साहब, मान लीजिए आपने पूरे देश में पिछले 10, 12, 15 साल में खास तौर पर घूम कर बहुत कोशिश की कि मुस्लिम अपनी अलग लीडरशिप तैयार करे। ये आपका मानना था कि कांग्रेस हो, बाकी विपक्षी दल हो जो सेक्युलर खुद को कहते हैं, सबने मुसलमानों के साथ धोखा किया। अपना अलग नेतृत्व मुसलमानों को बनाना चाहिए, जिसमें आप जाहिर है खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ओवैसी साहब, पूरे देश में बताइए, जहां जहां जाकर आप चुनाव लड़े, ज्यादातर जगह आपकी जमानत जब्त हुई है। मुसलमान अभी भी हैदराबाद के बाहर सिर्फ कुछ ही की जगह आपको मांग रहा है। आप गलत कर। इम्तियाज जलील को औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट से 3,25,000 करीब वोट मिले। कहां जमानत जब्त हुई? कहां जमानत जब्त हुई? अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं, बड़े काबिल लीडर हैं, नेता हैं, उनको करीब 2 लाख के करीब वो वोट मिले किशनगंज से। मेरी ये कोशिश जिंदगी भर जारी रहेगी भाई। और देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं लोग, आप लोगों का पैमाना यह है कि ओवैसी को दुनिया में क्या मिल रहा है। भाई, मेरी ये लड़ाई सिर्फ दुनिया के लिए होगी या नहीं होगी अलग बात है, मगर मुझे तो
जब मैं मर जाऊंगा तो कभी उठाया जाऊंगा, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। वो तो अभी तक क्यों कामयाबी नहीं मिल रही है? आपको कैसे लग रहा है मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं? उतनी सीटें नहीं आ रही है, उतना वोट नहीं मिल रहा है। भाई देखिए, कम से कम आज जितने पॉलिटिकल पार्टीज है जहां पर मैं हमारी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करती है, वहां पर उनको परेशानी शुरू हो जाती है, वहां पर उनको मालूम हो जाता है। मेरा बोलना यह है कि भारत की राजनीति में अगर किसी एक कम्युनिटी को डेलिबरेटली पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया गया तो मुसलमान है। कहां है बताइए आप? पार्लियामेंट में कितने जीत के आ रहे? 4.5%। क्योंकि वोट बटा हुआ है ना। अरे बटावा है तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग, अपर कास्ट समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग कैसे जीत कर आ रहे? आज अपर कास्ट और ओबीसी समाज के लोग बराबर, जितना उनका पॉपुलेशन है उतने उनके एमपीस पार्लियामेंट में। मुस्लिम समुदाय टैक्टिकल वोटिंग करता है ओवैसी साहब। उसको अगर दिल्ली में ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो वो केजरीवाल को वोट देता है। मुस्लिम समुदाय के खंधे के ऊपर एक बंदर को बिठा दिया गया पिछले 40 साल से, और वो बंदर पुकार के बोलता है कि बेटा तुम सिर्फ सेकुलरिज्म के ऊपर नाचो। जिस दिन हम इस बंदर को निकालकर जमीन पर फेंकेंगे और बोलेंगे तू जाकर उनके खंधे में बैठ जा, केजरीवाल के, कांग्रेस के, जब हमारा देखेंगे आप। मगर हमको 40 साल से बोला गया नहीं नहीं आपको सेकुलरिज्म जिंदा रखना है। कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा रख रहे आप बताइए? जेल में जो लोग सड़ रहे हैं वो सेकुलरिज्म है। कुछ एक जगह जहां आपके उम्मीदवार जीत भी जाते हैं ओवैसी साहब, वो पार्टी छोड़ जाते हैं। अब देखिए, अब बिहार में हुआ ना। नहीं अब उनको पैसों से, अगर पैसा उनका खुदा बन जाता है तो मैं क्या करूं? बिक जाते हैं, लोग खरीद लेते हैं, तो ये होता है। तो कोई हम तकलीफ मुझे जरूर है। तकलीफ इस बात की है कि उन जालिमों ने उस सीमांचल की जनता को पीठ में खंजर मारा। तो खैर अब विधानसभा के चुनाव आ रहे, देखेंगे कितना जीतेंगे वो हारेंगे, बताएंगे आप। अभी फिलहाल कितने एमएलएज हैं आपके? अभी बिहार में मिलाकर देश में बिहार अख्तर उल ईमान साहब एक हैं, महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव में हैं, और तेलंगाना में हमारे साथ हैं। तेलंगाना का जिक्र मुझे याद आया। कांग्रेस के साथ तेलंगाना की सरकार वहां जो है रेवंत रेड्डी की, उनसे तो आपके काफी अच्छे संबंध हैं। अब तक तो अच्छे चल रहे हैं। हाँ, नहीं आपने कांग्रेस की इतनी आलोचना करते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तेलंगाना में तो बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। नहीं, रेवंत रेड्डी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो टीआरएस ही सपोर्ट किए थे 2023 में। तेलंगाना की आवाम ने कुछ और फैसला लिया। उन्होंने खुद मुझे फोन करके बात की, मैं उनको मुबारकबाद दिया और फिर बोले कि आपका कोई डेवलपमेंट का काम है तो बताइए। मैं ताजुब कर रहा था कि ये शख्स जानता है कि मैं इनकी मुखालिफत किया और हमारी पार्टी उनकी पार्टी के खिलाफ काम की। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आपका सपोर्ट चाहिए, हैदराबाद तेलंगाना को प्रोग्रेस करना है, पीस रखना है, कोई डेवलपमेंट का काम है। मतलब हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड वाइडनिंग का काम रुका हुआ है। बोले कितना होगा? तो मतलब सर वो होता है 400-500 करोड़ लगेंगे, मगर आप इनिशियल इंस्टॉलमेंट कुछ दे दीजिए। 2 दिन के बाद मुझे दोबारा फोन करके बोलते कि मैं 180 करोड़ रुपए रिलीज किया हूँ, रोड वाइडनिंग शुरू कराइए उस जगह पर आप। तो क्यों नहीं, जब डेवलपमेंट के लिए रोड वाइडनिंग का काम दिए, फिर वो आए और आकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्सा मेट्रो का नहीं जा रहा था तो उसका सैंक्शन दिए। फिर एक नई मेट्रो लाइन पड़ने वाली है जो एयरपोर्ट तक जाएगी हैदराबाद में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उन्होंने उसको भी सैंक्शन किया। वहां पर 2 स्टेशन बनाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रेवंत रेड्डी का कि उन्होंने डेवलपमेंट के मामले में बड़ा प्रोएक्टिव है। फिर एक 700-800 करोड़ का फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किए, उन्होंने उसके लिए भी पैसे दिए थे। तो भाई उसमें तो पॉलिटिकली मतलब आप कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार को सपोर्ट करते हैं? रेवंत रेड्डी जो मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं वो हमको लग रहा है कि तेलंगाना अच्छा आगे बढ़ेगा उनकी लीडरशिप में। लेकिन वहां तो वैसे साहब बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हाल के चुनाव में देखिए कितना वोट आया उनको। तो यही तो लोग क्यों हो गया ऐसा? नहीं, देखिए जब हम यूपीए में थे तो प्रणब मुखर्जी कमेटी को मैंने लेटर लिखकर दिया था कि आप तेलंगाना की एमआईएम पार्टी उसको अपोज इसलिए करती है कि तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है। उस वक्त हम इनकार नहीं कर रहे थे कि तेलंगाना से नाइंसाफी हुई, हम मान रहे थे, मगर हमने कहा कि आप तेलंगाना बनाइए, यहां बीजेपी पावरफुल होगी। सब मुझे गालियां दी तेलंगाना में। एक वक्त हैदराबाद में ऐसा आता था कि पूरे हैदराबाद में बंद होता था सिवाय मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो लोग ये बोलते थे कि नहीं, ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हम लोग चाय पियेंगे, बिरयानी खाएंगे, वहां पर तेलंगाना का बंद का असर नहीं होता। और हमारा अपोज करने का एक ही वजह था कि स्मॉलर स्टेट्स बीजेपी को फायदा पहुंचाते।
मगर जो बड़े बड़े लोग थे समझे नहीं बात को, आज आप देख रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मुझे गाली देते थे 2011-12 में प्रणब मुखर्जी कमेटी को, फिर बाद में और एक कमेटी बनी, हम यही बता रहे थे तेलंगाना से यकीनन जो जो हुकूमतें बनी, सीएम बने, इंसाफ नहीं किए, मगर ये चीज हो रही है। ये तो सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे साहब पूरे देश में बीजेपी पैर फैला रही है। ऐसे ऐसे राज्य, पहले आप बोलते थे ना नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की, काव बेल्ट की पार्टी है, अब बताइए साउथ में भी कौन सा स्टेट है जहां बीजेपी ने अपने पैर नहीं पसारे? ओडिशा में बताइए सब साफ हो गए, तेलंगाना में आ गई, आंध्रा में आ गई, केरला में आ गई, तमिलनाडु में शुरू कर दिया। अब यही तो कह रहा हूं कि मैं जाके चुनाव लड़ा वहां पर उड़ीसा में। अब बोला बताइए आप, तो क्यों हो रहा है फिर? आप बताइए। नहीं, इसलिए हो रहा है कि उड़ीसा के तक तो खैर वो नवीन पटनायक साहब उसका ले रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह वो दोबारा वापस पावर में आएंगे, मगर कुछ ना कुछ कमजोरियां रही होगी वहां पर। तेलंगाना है, यकीनन तेलंगाना में अब जो स्टेप्स रेवंत रेड्डी ले रहे हैं, मुझे यकीन है कि बीजेपी और कमजोर होगी वहां पर। लेकिन ओवैसी साहब, देश भर में लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी थोड़े बहुत कमजोर जरूर हुए होंगे, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया कि आज भी मेजॉरिटी उनके साथ है। 44% सीट्स और 36% वोट आज भी मोदी को देता है। आप बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। 400 पार से 240 पे आके दम तोड़ दिए मेरे महबूब। तो क्या बात, आपके महबूब कैसे हुए? नहीं, हम कह रहे आपका तो विशेष प्रेम है नहीं, मैं एक पासिंग कह रहा हूं, मेरे महबूब नहीं है, आप लोगों के मीडिया के महबूब हैं वो। तो हमें 400 पार से 240 पे आ गए तो काफी गिरे हैं ना, गिरावट आई है। पर लगातार 3 बार कोई जीत जाए तो वैसे साहब मानना पड़ेगा, दाद तो देनी पड़ेगी ना। कब हुआ था बताइए इससे पहले? अब इससे पहले कब हुआ था तो नेहरू भी हुए थे। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, ये इस देश की जनता जो है ना, बड़े बड़े नेताओं को ऊंचाई पे लेके जाती है और फिर जब नीचे लाती है तो मट्ठी चका देती है उन लोगों को। तो ये भी होगा, इसमें कोई बात नहीं है। मगर 400 पार के जो बड़े बड़े बुलंद दावे किए थे, बल्कि आपने इंटरव्यू किया था मोदी के साथ, बड़ा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, बड़े परेशान नजर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री, मगर वो एक्सपोज हो रहे थे तो 240 पे आ गए। अच्छा, ईवीएम पर तो आपका भरोसा है ना? बाकी विपक्षी दलों की तरह आप तो नहीं कहते ईवीएम रिग। आपका एक बयान याद आया, आपने कहा था ईवीएम रिग नहीं बल्कि दिमाग रिग हो गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप हर जो माहौल इस देश में पैदा हुआ है, देखिए महात्मा गांधी के कत्ल से पहले जो नफरत का माहौल था, वो माहौल आज 2024 में है। मैं इतना ही कहूंगा बस। वो जो माहौल पैदा कर दिया गया था कि मुसलमान जिम्मेदार है, आज वो जिम्मेदार, ये सब वही माहौल पैदा हो गया आज। तो आप हर एक के दिमाग में बात डाल दें कि इस देश में हर तकलीफ, हर मसला मुसलमानों की वजह से है। और बेचारे बाज लोग जिनको मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, आप जाकर पूछा, वो आपके कलीग बेचारे जाते हैं देश भर में, उनसे पूछते हैं, वो बेचारे कुछ मालूम ही नहीं, बके जा रहा है जुनून में, क्या वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो एक नफरत पैदा कर दी गई है। उस नफरत को लोग, बड़ी अफसोस की बात है कि लोग बजाय उसको मालूम करे, तहकीक करे, ये झूठ है या सच है, यकीन करते हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं ओवैसी साहब। ये क्या नहीं कि जो वोटर है उसका दिमाग रिग हो गया है। जो वोटर आपको वोट देता है उसका दिमाग रिग नहीं है, जो वोटर बीजेपी को वोट देता है उसका दिमाग रिग है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि फिर भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4-4.5% मुसलमान क्यों जीत कर आ रहे? ठीक है, आप मुझे वोट नहीं दे रहे, ऐसा आप कह रहे हैं, भाई दूसरों को तो जिता दो ना। ये जितने भी एमपी जीत कर आए, उस बशमूल मेरे, वो हम उन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की वोट मोर देन 30-35% है। हमारे अंसारी साहब और एक डीएमके से जो मुस्लिम लीग के एमपी जीते, वो सही मानों में कामयाबी है, सबने वोट दिया उनको। आप कौन सा एहसान कर रहे हैं भाई? इंडिया अलायंस क्यों नहीं हरा पाया मोदी जी को? नहीं, बीजेपी के पास एक मुसलमान क्यों नहीं है एमपी, ये पूछिए। 240 में एक मुस्लिम एमपी नहीं है उनके पास। वो तो मुसलमानों का वोट चाहते ही नहीं। उनके कई नेता खुलकर कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि जब मैं दुबई, कुवैत को जाऊंगा, गले नहीं लपटूंगा या हबीबी नहीं बोलूंगा। उसे कहना चाहिए। उसी तरह आपको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, आप भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। किसने कहा आपको? आप कभी देखिए, आप कभी मेरे ऑफिस को आइए। अभी 2 दिन पहले जहां से बीजेपी के विधायक हैं, वहां के गंगापुत्रा संगम एक है, बैकवर्ड क्लास हिंदू भाइयों का, जो मच्छी का कारोबार करते, उनकी मार्केट को उनसे छीन लिया जा रहा था। हमने जाकर उनका काम करवाया।
ये सवाल गलत है कि हम हिंदुओं के खिलाफ है, कभी नहीं थे हम हिंदुओं के खिलाफ। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों को एक ढाल बनाकर अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। इंडिया अलायंस क्यों फेल हो गया ओवैसी साहब लोकसभा चुनाव में? बीजेपी को नीचे तो ले आया लेकिन अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाया, जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी? अब मैं कुछ कहूंगा फिर शुरू हो जाएंगे मेरे पीछे। नहीं कहिए ना, आप तो वैसे भी डरते नहीं हो। मैं ये कह चुका हूं, पार्लियामेंट में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब किसी इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि ये मोहब्बत की कामयाबी है, मैंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो नफरत की कामयाबी है, ये कोई मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। अब ये उनको देखना चाहिए कि क्यों, क्या वजह थी, क्यों हार गए। उनके पास एक से एक दिग्गज बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। क्या ओवैसी साहब की ताकत अगर इंडिया अलायंस के साथ होती तो क्या मोदी जी हार जाते, उनको हराया जा सकता था? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय तो 1950 से लेकर 2024 तक हर उस पार्टी और उस कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया जो उनको लगता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, उनके खिलाफ वोट दिया। अब सवाल यह है कि अब CSDS का डेटा है, संजय साहब को आप बुलाते हैं, आप संजय साहब से एक सवाल कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा मेरे प्रोग्राम में आकर कि मुस्लिम समाज 2014, 2019 और 2024 बिटवीन 7% मुस्लिम वोट मिला बीजेपी को, मगर जो दूसरे हिंदू समाज के अपर कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, दलित हैं, उनमें बीजेपी का वोट बढ़ता गया। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप इनको रोकिए ना। आप कब तक ओवैसी को गाली देंगे? ठीक है, आपको गाली देने से आपको रात में नींद अच्छी आती है या आपकी बीवी से डर कर आप मुझे गाली देते, मुझे नहीं मालूम, मगर आप ये सच्चाई तो यही है, CSDS का डेटा है, आप संजय साहब से पूछ लीजिए बात। आपने कभी राहुल गांधी से डायरेक्टली बात क्यों नहीं की ओवैसी साहब, या कोशिश की थी और बात नहीं हो पाई? नहीं, मैं क्यों करूंगा बात जाकर, मेरे पेट में दर्द थोड़ी है। भाई बीजेपी को हराना चाहते हैं ना आप, और आप चाहते हैं पूरा विपक्ष एक हो जाए। हाँ, पूरा विपक्ष आप भी तो चाहते हैं एक हो जाए। हम जब UPA में थे तो मोहतरमा सोनिया गांधी साहबा के घर में UPA की कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी, तो वहां पर 1 से 2 मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। और मैं कोई वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। कैसा अनुभव था UPA में एक घटक दल के तौर पर शामिल रहना? उस समय कांग्रेस सीनियर पार्टनर के तौर पर कैसी थी? कुछ छोटे दल कहते हैं कि वो बड़े भाई की तरह दादागिरी करती है, अपमान करती है छोटे दलों का। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ था क्या उस समय? नहीं, उस जमाने में तो हम सब समझ रहे थे कि मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा वजीर आजम बनेंगे। फिर उन्होंने, मैं उस वक्त मीटिंग थी उसमें शिरकत नहीं किया था, आगरा गया, मुझे रात में 11 बजे बुलाए थे, अहमद भाई लेकर गए थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बोले कि मैं नहीं बन रही हूँ, मनमोहन सिंह साहब बन रहे हैं। तो बोले ठीक है, मनमोहन सिंह लेटर दे दीजिए। मनमोहन सिंह साहब बने वजीर आजम। एज अ फर्स्ट टर्म मनमोहन सिंह साहब का माइनॉरिटीज के लिए बड़ा अच्छा रवैया था, मगर सेकेंड टर्म में थोड़ा वो लूज कनेक्शन पैदा हो गया। फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज माइनॉरिटीज का है, ये उनका बयान है। नहीं, ये स्पीच को अगर आप निकाल कर पूरा पढ़ेंगे, आपको चाहिए कि पूरी स्पीच डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप उसको देखें। नहीं, उसी बयान को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया भी था, वो भी वीडियो है, सब जगह वायरल है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए राइट टू इक्वालिटी संविधान में है, तो हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ताकतवर लोगों के दरमियान में नहीं होती है, इक्वालिटी कमजोरों में। कमजोर को आप इतनी इक्वालिटी करो कि वो ताकतवर के बराबर हो जाए, उसकी बात करे वो। तो उसमें आप पकड़ ली बीजेपी उसको। अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा माइनॉरिटीज का बजट क्या है अभी जो मोदी सरकार में? पैसा दिया नहीं जाता। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 8th और 9th क्लास तक महदूद कर दिया गया। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट इस देश में दलित समाज से ज्यादा मुसलमानों में, वहां पर उसको रोकने के बजाय मोदी बोलते हैं कि नहीं 8th और 9th में देंगे। आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद ही कर दिया, जो बच्चे MPhil PhD करते थे माइनॉरिटीज के, मुसलमान नहीं, जिसमें मुसलमान भी थे माइनॉरिटीज। तो इनका एक रिकॉर्ड है ना, देखिए क्या कर रहे हैं। आप अवॉइड कर रहे हैं ओवैसी साहब, गोल गोल कर रहे हैं आप। मनमोहन सिंह ने क्या सही कहा था?
के रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। देखिए आज वो शख्स दुनिया में नहीं है, मगर उनकी स्पीच को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जाकर उसको एक इशू बना दिया गया। उनकी स्पीच आज भी है वहां पर। ठीक है, राहुल गांधी कैसे नेता हैं ओवैसी साहब? अरे भाई, आप मेरे को आप उन्हें कैसे जज करते हैं, कैसे रेट करते हैं? अब आप मेरे को यहाँ पर किस लिए बुलाए हैं? उस पे आ जाइए। अब मैं कौन होता हूँ किस पे जज करने वाला? भाई वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के वो बड़े नेता हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब मैं कैसा बोलूं उनके लिए? ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी। ओके, ओवैसी साहब, क्या आज भी अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है उस जगह को विवादित मानते हैं, और क्या आज भी उस जगह बाबरी मस्जिद मानते हैं? आपने कहा था कि मेरे लिए वो हमेशा बाबरी मस्जिद रहेगी। मेरा मानना यह है कि गोविंद पंत, जीबी पंत, अगर जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, जिस वक्त रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद में घुसकर ईशा की नमाज के बाद मूर्तियां रख दी गईं, अगर वो ईमानदारी से रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते तो उसको साफ करके मुसलमानों से कहते कि तुम्हारी मस्जिद है तो नमाज पढ़ो। उन्होंने नहीं किया। नेहरू ने सिर्फ एक लव लेटर लिख दिया जीबी पंत को, और वहां पर एक सीएम अगर बोलता उस कलेक्टर नायर को कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया। और नायर साहब बाद में जाकर जनसंघ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। आपको अच्छा ये एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोग जर्नलिस्ट, ये लोग आपको पढ़ना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे तो जज साहब की किताब है, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर था। मैं उसमें पार्टी हूं। जज साहब मुझे बगैर सुने उन्होंने एक 26 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट की हियरिंग में दे दिया। माने टाइपराइटर पर 26 पेजेस टाइप हो गए, और जज साहब ने अपनी किताब में लिखा, वो जज साहब ने, कि मैं जब ये केस डील कर रहा था तो मेरे घर के ऊपर एक काला बंदर आकर बैठ गया, फिर मेरे कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर आकर बैठ गया, मुझे डिवाइन मैसेज मिला, इसीलिए मैंने ऑर्डर दे दिया। अब आप बताइए, अगर कोई बंदर को देखकर कोर्ट जज साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर गया इंसाफ। ये उन्होंने किताब में लिखा आपने। और अगर 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करके मस्जिद को उन्होंने तोड़ दिया, अगर मस्जिद नहीं टूटती, मानक साहब, मेरा बुनियादी सवाल है कि क्या जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का? अगर मस्जिद वहीं रहती तो सुप्रीम कोर्ट बोलता तोड़ दो इसको। आप देखिए, संभल की मस्जिद अभी है, कोर्ट कह रहा है हाथ नहीं लगा सकते। वो 92 में आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद रहती तो आप क्या करते? क्या करता कोर्ट, बताइए? मेरे लिए तो फेट अकम्पली हो गया ना। मैं अपनी मस्जिद को भी खो दिया, वो जगह को भी खो दिया। पर आप तो आज भी मानते हैं ना? आपने कहा था कि मेरे लिए हमेशा बाबरी मस्जिद। सुनिए, देखिए, आप किसी भी मुसलमान से जो गयूर है, गयूर से मुराद जिसमें एक प्राइड है, उससे पूछ लीजिए। उसका फेथ ये कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी वो जगह क़यामत जब आएगी उस वक्त तक मस्जिद रहेगी। और हमारा बिलीफ ये है कि जब अल्लाह दुनिया को खत्म करेगा, या क़यामत जो बोलते हैं, उस दिन अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो मस्जिद है वो। आप ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और कोर्ट का ऑर्डर भी गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया। वही आपको याद होगा, उस वक्त मैंने कहा था ये इस जजमेंट के बाद ऐसे कई इश्यूज खुल जाएंगे। अब इश्यूज खुल गए। अच्छा, मगर ये बात बताइए, मोहन भगवत के बारे में हमसे क्यों नहीं पूछ रहे? डर लग रहा है। पूछेंगे अभी पूछेंगे। अभी तो शुरू किया है मैंने ओवैसी साहब। नहीं, उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद ही देश को आजादी मिली।